दीपक जी, सबसे पहले तो क्या कुछ है ये पार्टनरशिप और इसका क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, आपको पता है कि चीनी के जो इंडस्ट्री है वो काफी प्राइस प्रेशर में रहती है और हमेशा एक रेवेन्यू का दबाव रहता है इन लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट पॉलिसीज। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे शुगर मिल्स को कुछ ऐसे एवेन्यूज भी मिले जहां से उनको एडिशनल रेवेन्यू रियलाइजेशन हो। तो इसमें इस्मा ने ग्लोबल कार्बन काउंसिल के साथ एक एमओयू किया है। एंड ये ग्लोबल कार्बन काउंसिल एक इंटरनेशनल कार्बन कार्बन मार्केट प्रोग्राम है ग्लोबल साउथ का, विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एसएएफ जो हम यहाँ बनाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उनको कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे कुछ रेवेन्यू ऑफसेट हो सकता है। और जो अब क्योंकि चीनी इंडस्ट्री सिर्फ चीनी नहीं है, इसके अलावा इथनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग है, कंप्रेस्ड बायोगैस है, को जनरेशन है और एसएएफ है और अब ग्रीन हाइड्रोजन भी है। तो इसमें जो मिल वाले हैं, जो इस्मा के मेंबर्स हैं, उसमें ये कार्बन अकाउंटिंग का एडवांटेज लेके एक एडिशनल रेवेन्यू और सस्टेनेबल क्रेडेंशियल, बेटर एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी एक काम कर सकते हैं और इंडिया को जो उनकी क्लाइमेट गोल्स हैं एनडीसी को भी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम है कि एक कार्बन मार्केट का एक्सेसिबल एक रोड मिलेगा थ्रू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स। दीपक जी, एज ऑफ नाउ ये यहाँ पर करार है और आपने हमें उसकी निटिग्रिटीज यहाँ पर समझाई हैं, बट एक्चुअल वर्क होते होते एंड बाय द टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड है, कितना समय हो जाएगा? देखिए, अभी एसएएफ में तो एक मैंडेट आ गया है 1% ब्लेंडिंग 2027 तक और लगभग 5% ब्लेंडिंग 2030 तक। उसमें इस्मा ने डिलॉयट के साथ मिलकर एक रोड मैप भी बना लिया है और अब हम लोग टेरी के साथ भी हमने एक एलसीए किया है जिसमें कि शुगर के इथेनॉल का जो कार्बन एमिशन इंडेक्स है वो दुनिया में सबसे कम है। तो एक कार्बन मार्केट में हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसमें जो हमारी मीटिंग्स गवर्नमेंट के साथ हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कई मिनिस्ट्रीज के साथ, तो हमें ये आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर जैसे इथेनॉल की एक ब्लेंडिंग का एक स्कीम आया था, एक प्रोग्राम आया था, वैसे ही एसएफ का भी एक ब्लेंडिंग का एक रोड मैप जल्द सरकार जारी करेगी। और जैसे ही मुझे लगता है 2 या 3 महीने में ये पॉलिसी रोड मैप आ जाएगा। जैसे ही एक रोड मैप आएगा जहां पे ऑफसेट का या ऑफटेक का एक गारंटेड मैकेनिज्म होगा, प्राइसिंग का मैकेनिज्म होगा, तो हमारी इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर देगी और लगभग 1 या 2 साल में हमारा एसएएफ का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है और जैसे आपने कहा है कि एडिशनल रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए ये कदम यहाँ पर इस्मा और साथ ही साथ मेंबर मिल्स ने यहाँ पर उठाया भी है। दीपक जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, एक और कॉन्वर्सेशन जो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आती हुई नजर आ रही है वो एमएसपी को लेकर है। मेरी कुछ दिन पहले प्रकाश नायक नवरे से जब भी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हमने अब 41 छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम नहीं देख रहे हैं, हम एक्स मिल अब यहाँ पर देख रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 38 निकल के आ रही है। तो कुछ फेरबदल यहाँ पर ऑफकोर्स होता हुआ नजर आया है। किस तरह से आप सब लोग अब इसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, एमएसपी का पूरा बैकग्राउंड हमको सबको मालूम है। हमने कई बार आपके चैनल पे इस पर चर्चा की भी है कि लगभग 5 या 6 साल से एमएसपी नहीं रिवाइज हुआ है और अब क्योंकि एफआरपी काफी बढ़ गया है, यूपी का एसएपी भी बढ़ गया है और कर्नाटका में भी जो स्टेट ने जो केन की प्राइस फाइनल की है वो एफआरपी से कहीं ज्यादा है। तो मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आज की लगभग 41 रुपीज, तो एक फ्लोर प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सेट करना चाहिए, ना कि एक्स बिल प्राइस। आज के कोई लॉजिक नहीं बनता है और हमारी सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि लगभग 40 to 41 जो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आज का वेटेड एवरेज के हिसाब से ऑल इंडिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्स मिल फॉर द शुगर, आई बिलीव उसी के ऊपर एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। और इसमें हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव और इंडस्ट्री कंड्यूसिव पॉलिसी मैकेनिज्म, एक डिसीजन जरूर जल्द लेगी। पर आपको लगता है दीपक जी कि 31 से ये सीधा 41 होता हुआ नजर आएगा? देखिए, 31 जब फिक्स हुआ था तब एफआरपी हमारी 275 थी। आज हमारा एफआरपी लगभग 355 है, 30 से 35% बढ़ गया। एसएपी उससे भी ज्यादा है यूपी की। तो आई थिंक हमें 31 से 41 में 10 रुपए का ना देख के हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो कितना बड़ा है।
हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी बड़ी है और आज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कहीं भी एक्स मिल प्राइस आज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाता है तो मिल्स को लॉस होगा और अल्टीमेटली हमारे किसान को जो हमारा पेमेंट जाता है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगा। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि आज का क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसको एक फ्लोर प्राइस सेट करने के लिए उसको हमें लेना चाहिए संज्ञान में। दिल्ली की हालत है जहां पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद जो वोल्केनिक इरप्शन है उसका भी इम्पैक्ट हमने भारत पे आता हुआ देखा है। उस पर चर्चा करने के लिए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी हमारे साथ हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और आप दिल्ली में हैं, क्या हाल है, किस तरह का इम्पैक्ट है इसका वेदर के ऊपर? देखिए, ये तो जो है काफी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जैसे 8 किलोमीटर से अप टू जैसे बोलते फ्लाइट लेवल 40,000 फीट, मतलब अराउंड 15 किलोमीटर तक है। तो इसका कोई नीचे ऐसे कोई प्रभाव नहीं है। और मेनली जैसे हम लोग टाइम टू टाइम बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग फर्दर टू द ईस्ट ऑल्सो, एंड आज इवनिंग तक जो क्लाउड है इसकी जो वेरी हाई हाइट में है, सैटेलाइट में दिखाई देता है। So that is currently passing across North India towards the east, further to China actually by evening or night today. So that's it. Mainly इसका जो इम्पैक्ट आप देखे होंगे बहुत साल पहले वो यूरोप में भी हुआ था। तो मेनली इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एरोडायनेमिक्स में ज्यादा प्रभाव देता है, जैसे इंजीन एंड अदर। तो अगर उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगा जो होगा तो आसपास यही है स्टेटस। दूसरा मिस्टर जनमनी, जो लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, जो कि माना जा रहा है कि साइक्लोन सेन्यार बन सकता है, उस पर क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अभी डे बाय डे हम लोग इसको जो इवॉल्विंग सिस्टम है तो इसको देखते हुए तो मेनली जो 2 सिस्टम है एक्चुअली, ट्विन सिस्टम इज देयर। एक जो कम दबाव का क्षेत्र है वो हमारा दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड adjoining श्रीलंका एरिया में है। So that is also a low pressure system we are telling, and this system also will further become more marked during next 24 hours. Now about the earlier system which was over the mainly the Malacca Strait near Malaysia. So that system now is intensifying actually, and it has impact our latest bulletin will come, and we were discussing that this system may be today intensity of depression. So we are monitoring both the system as such actually. So we request all to keep a watch on the bulletin coming from IMD rather than making any early judgment actually. Yeah. Fair point. जिस तरह का विंटर्स इस बार हमने आता हुआ देखा है, माना यह जा रहा है कि अर्ली विंटर है, हार्श विंटर भी रह सकता है, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, जैसे हमारा जो नवंबर एंड में वी आर गोइंग बाय वेरी मेट्रोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली, ये जो पास से जो खबर आता है इसमें बिल्कुल कोई पता नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो थोड़ा बहुत कोल्ड वेव का स्पेल डेवलप हुआ था, मेनली जो मराठवाड़ा और कुछ एरिया और उसी के साथ मध्य प्रदेश। तो जैसे 12 नवंबर से इट वाज देयर अप टू 19 नवंबर टेम्परेचर राइज हो गया था। देन अगेन टुडे सम टेम्परेचर फॉल हैज बीन रिपोर्टेड ओवर मेनली मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। So we are monitoring the system, but till today winter का तो ऐसे कोई मतलब मार्किंग कुछ नहीं है। इस बार तो कोई मेजर डेंस फॉगर स्पेल भी बना नहीं, जबकि प्रीवियस ईयर में 8 से 20 नवंबर दिल्ली में भी 2 दिन हो गया था जीरो विजिबिलिटी लास्ट ईयर। बट इस बार एवरीथिंग इज ओके एक्चुअली फ्रॉम फॉल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड टेम्परेचर ओवर दिल्ली ऑल्सो समटाइम्स कम टू 9 डिग्री, but it is not that much hot still, and our prediction will come by November end. मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो नवंबर एंड की जो आपकी प्रेडिक्शन है, जैसे आपने कहा, उस पर हमारी नज़र भी रहेगी। एज ऑफ नाउ जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इराक है, जैसे मिस्टर जनमनी हमें बता रहे हैं कि वो नियरली 8 to 15 किलोमीटर्स हायर देन सी लेवल है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ उसका दिल्ली में नहीं है।